वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेहा टेकम आपके लाइव एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले 8 दिनों से जारी है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र खुशहाल चुन्नीलाल पटले, जो नागपुर जिले के खसाड़ा गांव का छात्र है, जो सकुशल कल अपने घर पहुंच गया। यह है खुशहाल चुन्नीलाल पटले, जो खसाड़ा गांव का छात्र है, उसी का घर। आज हम पहुंचे हैं खुशहाल चुन्नीलाल पटले के घर में। खुशहाल पटले यूक्रेन से लेकर भारत तक के किन कठिन परिस्थितियों में पहुंचा, उसी के जुबानी हम सुनते हैं। पिछले 8 दिनों से रशिया और यूक्रेन का महायुद्ध शुरू है, लेकिन यूक्रेन के साथ में हुई लड़ाई की जो त्रासदी है, वो त्रासदी भारतीय छात्रों को भुगतनी पड़ रही। आखिर यूक्रेन की इस भयंकर त्रासदी में, जहां पर जान की सुरक्षा की बहुत बड़ी आफत यहाँ के छात्रों पर आई थी, ऐसे में भारतीय छात्र अपनी जान को लेकर बहुत चिंतित थे। उसी के साथ में उन भारतीय छात्रों के जो परिवार है, वो भी परिवार अपने बच्चे के खुशामदी के लिए बहुत ही परेशान थे। उनका बच्चा सकुशल उनके घर में पहुंच जाए, बहुत मन्नतें कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई कैसे भी हालत में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा बच्चा हमारे घर तक के भारतीय एम्बेसी ने पहुंचाना चाहिए। भारत सरकार ने कुछ तो पहल करनी चाहिए। और उस पहल के बाद में आज नागपुर जिले के खसाड़ा ग्राम पंचायत है, वहां के चुन्नीलाल पटले जी के सुपुत्र खुशहाल पटले भारत के जो भारतीय छात्र थे, जो यूक्रेन में एमबीबीएस करने वहां पहुंचे थे। आज हम उनसे जानना चाहते कि उनका यूक्रेन से लेकर अभी भारत की जो यात्रा जो हुई उनकी, वो कैसे यहाँ तक पहुंच गए, हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो खुशहाल जी, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से 8 दिन से भारत की बातचीत चल रही थी, लेकिन वहां पर यूक्रेन से जो अपने भारतीय छात्र थे, उनको लाने में कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे तैसे आज कल आप यहाँ पर नागपुर में पहुंचे। नागपुर में आप अपने घर में पहुंचा, रशिया ने धावा बोल दिया। ऐसे त्रासदी में आपके ऊपर क्या बीता? मेरे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो 24 तारीख को हमला हुआ। तो 24 तारीख को हम सोए थे, 5 बजे बरोबर एकदम चार धमाके एक साथ हुए। उससे इतना भयंकर धमाका हुआ कि वहाँ पे जो हमारे घर की जो खिड़कियाँ सब इन्हें हिलने लगी, और हम एकदम से अचंभित हो गए और डर गए एकदम से क्या हो गया। और फिर वहाँ से फायरिंग की आवाज़ चालू हो गई, और फिर थोड़ी देर फिर वो रुक गई। फिर हमने देखा कि सड़कों पे टैंक, पुलिस वाले और जो भी जितने मिलिट्री वाले सब अपना कैंप बना रहे हैं रास्तों पे। पूरा क्या उन्होंने सब मार्शल लॉ लग गया था उस दिन, और पूरा क्या हर जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। पैसे निकालने के लिए लोग बैंक की तरफ जाने लगे। नहीं, 24 तारीख को जब युद्ध हुआ, उसके पहले कुछ भारतीय दूतावास ने कुछ आपको एडवाइजरी जारी की थी क्या? हाँ, वो तो की थी, लेकिन हमने जितनी बुक की थी फ्लाइट की बुकिंग, वो सब कैंसिल हो गई उसी दिन। और बहुत लोगों के पैसे चले गए उसी चलते। और जब उन्होंने कब किए थे, 16 तारीख को ही उन्होंने शायद किए थे। और तब तक कि इतनी फ्लाइट सब फुल हो चुकी थी। और तब हमको जितनी जल्दी हमको मिल सकती थी वो फ्लाइट नहीं मिली, तो हमने लेट फ्लाइट किए थे थोड़े से, ताकि। मुझे एक बात बताइए, यूक्रेन में आप वहाँ पर कहाँ ठहरे थे? हम ओडिशा सिटी में ठहरे थे, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं। और उड़ीसा सिटी में वहाँ पर कौन सा एमबीबीएस कॉलेज है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं? ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वहाँ मेरा 5th कोर्स चल रहा है अभी, और 6 साल का वहाँ पे कोर्स होता है। और फिर हमने एम्बेसी को फ़ोन लगाया, हम सब जगह फ़ोन लगाया। फिर हम कैसे भी करके हमने ट्रेन की टिकट बुक किए 26 तारीख को। लेकिन कुछ दिनों से भारतीय छात्रों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे, वीडियो में वो बता रहे कि भारतीय एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया था, वो हेल्पलाइन नंबर से उनके फोन काटे जा रहे थे, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा था। क्या बात है? जब हमने किए तो
हमारे साथ हमने जब फोन किया तो हमको सब उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किए। बाकियों का हमको पता नहीं, बाकियों का शायद हुआ होगा वैसा, लेकिन हमने जब फोन किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की। हमको उन्होंने एडवाइजरी जारी की हमको, कैसी आना है, बॉर्डर कैसे पार करना है, क्या क्या करना है। उन्होंने एक रोड मैप आप उड़ीसा सिटी से लेकर कौन सी दिशा से आप मतलब भारत के लिए निकले? मैं वेस्ट के लिए निकला था। वेस्ट के लिए। और पहले तो हम वहां तक के आपके कॉलेज से जाने से लेकर वहां तक के आपको जाने के लिए कुछ साधन सामग्री कुछ मिली आपको, ट्रेन वगैरह कुछ? हाँ, ट्रेन मिली। पहले हमको बसेस नहीं मिली क्योंकि वो सारी फुल हो चुकी थी। टैक्सी वाले तो कोई जाने को तैयार नहीं था, तो हमने ट्रेन से जाने का फैसला किया। और ट्रेन में हमारे साथ 150 इंडियन बच्चे थे, तो 150 के 150 हम वो ट्रेन से गए। ट्रेन से हम निकले उड़ीसा से लेकर उस्ग्रोथ सिटी है जो कि फाइनल बॉर्डर है यूक्रेन का। तो फिर वहां से फिर हम उस्ग्रोथ से फिर चॉप रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, जो कि हंगरी का बॉर्डर है। फिर वहां से हमने ट्रेन की बुक और एक दूसरी ट्रेन की टिकट बुक किए। और उसके लिए मेरे को बॉर्डर पे ही मेरे को 2 दिन लग गए। 2 दिन तक मैं वहाँ पे खड़ा ही रहा और बिस्किट और बस पानी पे मैं समझो वहाँ पे ही खड़ा रहा। और ऐसे मेरे साथ सारे जितने भी मेरे दोस्त थे सब वो यही फेस कर रहे थे जो। और फिर दो दिन लाइन में लगने के बाद तब जाके मेरे को टिकट मिली, तब जाके मैं ट्रेन में बैठा और बॉर्डर पार किया यूक्रेन का। और फिर उसके बाद अपने भारतीय वहाँ पर कितने छात्र जो MBBS अभी कर रहे फिलहाल, आपको कितनी जानकारी? अभी तो जैसे न्यूज में सब पता है कि जो हमारे जो शहर में है वहाँ पे 2000 से ज्यादा बच्चे इंडियन पढ़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ बताया जाता है कि कम से कम 18 से 20 हजार बच्चे अपने भारतीय छात्र वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ने गए। पूरा यूक्रेन में पढ़ने गए। और जो हमारा जो सिटी है वहाँ पे 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां से आने तक के जो भारतीय एम्बेसी ने, जैसे आपने बताया कि आपका जो कॉलेज है, कॉलेज से लेके आप बॉर्डर तक क्या यूक्रेन की पश्चिमी वेस्ट दिशा में, तो वहां तक के आते जाते सफर में आपको खाने की व्यवस्था कुछ वहां पर हो नहीं पाएगी? हमको खुद ही करना था सब जितना हम पानी ला सकते पानी लिए। हमने जितने बिस्किट जो भी होता है वो सब हमने खुद ही से अरेंजमेंट किए। और हमने बॉर्डर भी हम खुद ही से किए। लेकिन जब बुदापेस्ट में हम जब बॉर्डर पार किए तब जाके हमको इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की। और रोमानिया बॉर्डर पर ऐसा भी सुनने में आया था कि रोमानिया बॉर्डर पर वहाँ पर बर्फबारी वगैरह हुई थी। हाँ, हमें हंगरी बॉर्डर पे था। हंगरी बॉर्डर पे गया था मैं। तो रोमानिया बॉर्डर पर वहाँ की कुछ जो मिलिट्री जो सेना थी, चाहे यूक्रेन की थी या रशिया की पता नहीं, लेकिन वहाँ के जो रोमानिया बॉर्डर पर और भारतीय छात्रों पर वो डंडे बरसात, कुछ मारपीट हुई, ऐसी भी घटनाएं हुई? हाँ, वो मेरे को भी सुनने में आया। लेकिन वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कोई लाइन नहीं लग रहा था, कोई धक्का दे रहा था, कोई जानबूझ के फोर्सफुली अंदर घुसने की कोशिश, बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। यानी भारतीय छात्र अपनी मतलब अपना नंबर जल्दी लग जाए, हड़बड़ाहट हो, जो जाने की हड़बड़ाहट थी भारत में, तो उनको नहीं सीधा लाइन में लाने के लिए उन्होंने फोर्सफुली शायद किया होगा। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सीधा अपने बरोबर लाइन से लगे थे। लेकिन जो बाकी दूसरे देश के लोग थे जो जिनको जाने की ज्यादा ये थी, तो वो उन पे लगे। तो अच्छा, यूक्रेन के जो नागरिक थे, जैसे रशिया ने 24 तारीख को हमला बोल दिया, उसके बाद में जो यूक्रेन जो छात्र भी होंगे आपके साथ में पढ़ते हुए या फिर वहाँ के जो नागरिक, उनमें रशिया के बारे में क्या भावनाएं? वहाँ पे तो वो उनसे वो नफरत ही करते हैं, वो पहले से ही नफरत करते हैं। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान के जैसा नफरत होता है, बिल्कुल वही नफरत वहाँ पे भी चलता है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जो जेलेंस्की जी, उनके बारे में वहाँ की यूक्रेन की जनता में बहुत आदर और सम्मान देखा जाता है। और युद्ध की मतलब युद्धजनक स्थिति में जिस तरीके से वो अपने आप को एक मिलिट्री का, एक सेना का अध्यक्ष जैसे या फिर सेनापति के रूप में वो उभरे, और उनको एक आइडियल मॉडल वहाँ की यूक्रेन की जनता मानती है। वो तो मानती है, तभी उनको राष्ट्रपति चुना गया है। और उनकी हम सराहना करते हैं कि इतना हिम्मत वो दिखा रहे हैं। नहीं तो अभी तक की यूक्रेन इतना छोटा देश है, अभी तक के वो हार मान चुके हैं। 8 दिन से करीब लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। और जेलेंस्की जिस तरीके से जो लड़ा दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं उनको। अच्छा, ये भारत आने के लिए आपकी क्या आतुर थे वहां से? बहुत 2 दिन मेरा कैसे गुजरे वो मुझे ही पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं लाइन से पार ही कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा मेरी हालत हो चुकी थी।
तो आपके जो माता पिता से उनसे बात हो रहे हो, आपकी फोन पर हुई थी वहां से? हाँ, मैं मैसेज कर देता था और फिर अपना स्विच ऑफ कर देता, क्योंकि बैटरी मेरे पास थी नहीं। और वैसे ही जैसी मैंने कर देता था मैं, कि सूचना देता था कि हम यहाँ पे पहुँचा, आज मैं वहाँ पे पहुँचा, आज वहाँ बॉर्डर पर पार कर गया। और फिर बॉर्डर पार करने के बाद मुझे एकदम तब जाके मेरा टेंशन वेंशन जो भी है तब जाके मुझे सुकून मिला। और यहाँ भारत आने के बाद में आप कैसा फील करते हैं? फील बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं। अभी ऐसा लग रहा है कि सारा जो भी दिमाग में जो भी टेंशन था, सब जो डिप्रेशन था वो सब हट गया। नहीं तो मैं तो कि वहाँ पे सारे जितने भी इंडियन बच्चे थे सब डिप्रेशन में चले गए थे। वो खाना नहीं खा पा रहे थे, इतना उनको खाना रहने के बाद भी वो खाना नहीं खा रहे थे, इतना बुरी हालत थी। ये एक अपने भारतीय छात्र की वहाँ पर मृत्यु भी हो पाई। हाँ, हो गई। बहुत दुखद घटना है। आपको ऐसा कुछ डर लग रहा था? डर तो सबको ही लग रहा था, सबको जानकारी है, बहुत डर, सब डरे हुए थे। और जो भी जिसकी जान गई सबके लिए सबकी आत्मा को शांति मिले, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बस आप भारत सकुशल पहुंचे हो, आपका वंश न्यूज चॅनल के माध्यम से आपका अभिनंदन। चेतना चिरंजीव पटले. काय वाटत होतं तुमचा मुलगा तिकडे युक्रेन मध्ये लढाई? खूपच भीती वाटत होती, पण फोनवर गोष्ट होत होती तेव्हा तुम्हाला मनाला थोडंसं बरं वाटलं? बरं वाटलं. 24 तारखेला फोन आला की लवकर या असे म्हणलं तर का म्हणजे जोपर्यंत ऑफलाईन होईल तेव्हाच मी येईन, ऑनलाईन होईल तेव्हा येईन. जेव्हा तुमचा मुलगा, जब आपका लड़का नागपुर के एयरपोर्ट पर आया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब उसका आगमन हुआ, हाँ. आपने कैसा महसूस किया? बहुत ही अच्छा महसूस किया और बहुत ही अच्छा लगा, देख के दिल भरा है. आपका बच्चा कुशल खसाड़ा गांव में आपके घर में पहुंचा, अच्छा फील करते हो? रवि बाबू, जिस तरीके से इस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जो महायुद्ध अभी शुरू है और उसी त्रासदी में भयंकर अपनी जान को लेकर भारतीय छात्र चिंता में थे, और ऐसे युद्धजनक स्थिति में वहां से आप ही के गांव के छात्र जो खुशहाल चुन्नीलाल पटले, आपके गांव के MBBS छात्र जो यूक्रेन में पढ़ते थे, वो सकुशल आपके गांव में पहुंचे, तो आप क्या बताना चाहोगे? वंश न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर केंद्र में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत के सक्षम नहीं रहते तो मुझे लगता है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय जितने भी विद्यार्थी थे वो इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करना असंभव था. आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि खुशहाल के पिताजी ने जब मुझे बताया कि मेरा बच्चा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए है और स्थिति बड़ी नाजुक है, तो मेरे से जो कुछ मदद करना था तो मैंने खुशहाल का जो पासपोर्ट ID था, वीजा था, ये सारी चीजें मैंने मेरे व्हाट्सएप पे मंगा के अपने तहसीलदार कोयाम साहब को भेजा. अपना कलेक्टर ऑफिस का जो कार्यालय है वहां भेजा और कंटिन्यू मैं इनके पिताजी से संपर्क में था. और रोज रोज जो नई नई घटनाएं आती थी वो घटनाओं में मुझे इतना तो विश्वास था कि जिस प्रकार से भारत ने यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किया उसमें हम 100% सक्सेस रहेंगे. और उसी का उदाहरण आज आपके सामने है कि मेरे गांव का बच्चा आज हमारे गांव में वो अपने घर में आया है. इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है. मेरे तरफ से और मेरे ग्रामवासियों की तरफ से खुशहाल को भी बहुत बहुत अभिनंदन, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई. तो आप देख सकते हैं कि नागपुर जिले के खसाड़ा ग्राम पंचायत के जो छात्र है खुशहाल चुन्नीलाल पटले, जो यूक्रेन में MBBS पढ़ाई करने के लिए गए थे और 4 साल की उनकी पढ़ाई हो चुकी है, और ऐसे हालात में जब या रशिया के साथ में यूक्रेन की लड़ाई होने के बाद में जब सकुशल उनके घर में वो भारत में, वो भी नागपुर जिले के खसाड़ा गांव में अपने परिवार के बीच में पहुंचा, तब उनके परिवार की जो खुशी थी वो देखने लायक थी. और खुशहाल की आज जो खुशी है अपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो भारत सकुशल लौटने के लिए खुशहाल यहाँ पहुंच चुका है, और उसके लिए यहाँ के जो सरपंच है रवि भाऊ पारदी, इनके माध्यम से उनका जो भी उनके तरफ से मदद हुई वो हो पाई है. और आज
ऐसे ही कई छात्र आज भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने अपने तरीके से हर संभव मदद करने की बहुत जरूरत है। तब तक ये देखते रहिए आप वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, खसाड़ा ग्राम पंचायत से। विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील साळवे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।